नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक के बाद एक कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता उसका साथ छोड़ रही हैं और वो भी ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव सिर पर है। आप इसे कांग्रेस के लिए झटका तो कहेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए इसे रामबाण भी कहेंगे, क्योंकि देखिए, एक तो मजबूत जमीनी स्तर पर बीजेपी होती जा रही है और ग्राउंड जीरो पर जो सर्वे हो रही है उनकी रिपोर्ट ये बात साबित करती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनके साथी खुद ब खुद बीजेपी का रास्ता आसान कर दे रही हैं। पहले कांग्रेस छोड़ते हैं, बीजेपी में आते हैं और फिर कांग्रेस के पत्ते खोलते हैं। अब इस कड़ी में बहुत सारे नाम हैं। पिछले आप ये देख लीजिए 1-1.5 महीने से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है, लेकिन उन सब की बात करने के बजाय मैं एक नाम लूंगी संजय निरुपम का। वो अभी तक बीजेपी में आए नहीं है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों या तो बीजेपी या तो शिवसेना का वो साथ, शिवसेना के साथ वो जा सकते हैं और शिवसेना भी शिंदे वाली के साथ। अब सवाल ये उठता है कि संजय निरुपम क्या कांग्रेस के लिए इतने जरूरी थे कि उनके जाने से कांग्रेस और ज्यादा बेकार हो जाएगी, या फिर संजय निरुपम ने यह गलती की है। पहले तो संजय निरुपम के बारे में हम चर्चा करें, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं। शिवसेना के वो साथ रही हैं बहुत लंबे वक्त तक, 2 बार उनको वहां से राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद वो कांग्रेस में आए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो जीते। अब उनका फिर से मोह भंग हो गया है। अब उनको उम्मीद है कि अगर एक बार फिर से शिवसेना में चला जाऊं तो क्या पता मुझे मौका मिल जाए, लेकिन वो ये बात भूल रही है कि शिवसेना पहले वाली शिवसेना नहीं रही। शिंदे के साथ आते हैं तो एक बार को फिर भी कुछ सोचा जा सकता है, उद्धव के साथ जाने की सोच रहे हैं तो वहां कोई नहीं बचा। संजय निरुपम को एक सीट चाहिए थी जिस पर यह पूरा विवाद था। लेकिन पंकज जी, संजय निरुपम के लिए यह कहा जा रहा है कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, वो बीएमसी को डुबो देंगे। ये बात उनके लिए कही जा रही है। जरा समझाइए, संजय निरुपम अपना बेड़ा गर्क करवा बैठे हैं या कांग्रेस के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किलें खड़ी की हैं? देखिए नम्रता, 3 कैरेक्टर हैं। एक संजय निरुपम कैरेक्टर है, दूसरा उद्धव ठाकरे या महायुति बोल सकते हैं, कांग्रेस उद्धव ठाकरे, और तीसरा है भारतीय जनता पार्टी। तीनों का परिप्रेक्ष्य समझिए। संजय निरुपम भाई साहब, आपने बताया कि सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने इन्हें नर्चर करके नेता बनाया था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जब हिंदुत्व की राजनीति की तो उन्हें मराठी भी चाहिए था और एक हिंदी भाषी नेता चाहिए था कि जो हिंदी भाषियों को एकजुट कर सके। और इनके जरिए सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में छठ पूजा मनाना वगैरह शुरू कर दिया। अब भाई साहब को एक बार सांसद बनाया, फिर हार गए तो राज्यसभा भेजा बाला साहब ठाकरे ने ही। फिर क्या हुआ कि शिवसेना का ग्राफ थोड़ा कम गया, मतलब छगन भुजबल छोड़ के चले गए, नारायण राणे वगैरह छोड़ के चले गए। तो संजय निरुपम को लगा कि अब शिवसेना से हम जीत नहीं सकेंगे, ऐसे भी हारे हुए राज्यसभा के भरोसे कब तक। तो वो जंप करके सीधे आ गए कांग्रेस की ओर। कांग्रेस में उस वक्त विलासराव देशमुख हुआ करते थे, बहुत सारे नेता थे। अभी जो आए हैं अशोक चौहान हुआ करते थे। तो उस वक्त कांग्रेस मजबूत हो रही थी और एनसीपी जब कांग्रेस को तोड़कर आई थी तो एनसीपी भी अच्छी खासी मजबूत थी। तो एनसीपी, कांग्रेस प्लस कुछ अंबेडकरवादी पार्टियां मिलकर एक फॉर्मिडेबल अलायंस थी। अब संजय निरुपम आ गए और कांग्रेस से भी जीत गए, क्योंकि समीकरण कुछ ऐसा था। अब वक्त बीता, आ गया मोदी का दौर। 2014 में कांग्रेस से हार गए, 2019 में हार गए गजानन कीर्तिकर से। अब इन्हें लगा कि दिख नहीं रहा है कांग्रेस का फिर से कुछ स्कोप। अब ये चाहते थे कि कांग्रेस इस बार भी उन्हें टिकट दे, लेकिन कांग्रेस को पता था और उद्धव ठाकरे को ही पता था कि ये दगा हुआ कारतूस है। अब ये पता चला कि ये जंप करके अब देख रहे हैं कि जिसकी लहर चल रही है उस लहर पे हम क्यों ना सवार हो जाए। तो पूरे देश को पता है कि लहर किसकी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ना ले तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की, अगर वो भी ना ले तो अजीत पवार के साथ चले गए। लेकिन अजीत पवार के साथ इसलिए मुश्किल है कि आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग है और इनकी जो तो कुल मिला के अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है तो एकनाथ शिंदे वाले गुट में ये सेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये अपने मकसद के लिए आए हैं, क्योंकि अगर संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं, सोनिया गांधी का अलग पावर सेंटर, राहुल गांधी का अलग, प्रियंका गांधी का अलग, मल्लिकार्जुन खड़गे का अलग, केसी वेणुगोपाल का अलग। अच्छा, आपको आज पता चला क्या? बड़ा जल्दी ज्ञान खुल गया आपको। और ठीक चुनाव के पहले जब आपका टिकट कटा तब। या तो आप खुद बेवकूफ है या लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। इससे पहले इनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे क्या? नहीं पता था कि कांग्रेस में क्या होता है। आज करे कांग्रेस से बड़ी चमचागिरी है। बोले अच्छा, जो बात देश की जनता को पता है वो आपको अब पता चली।
कल तक तो जय सोनिया जय राहुल कर रहे थे। अब तो ये अपने मकसद के लिए आ रहे हैं, अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए आ रहे हैं। ये सब आइडियोलॉजी वगैरह कोई नहीं। और पता अब क्या दूसरा कह रहे पक्ष हैं? समझिए। कह रहे हैं कांग्रेस से मुक्ति मिलने के बाद एक सीने पर एक बोझ था, वो उतर गया है। इनको किसी ने जबरन पकड़ा ये हुआ बोझ था? 20 साल से नहीं 20 साल से लेके घूम रहे थे ये बोझ। अब पूरी जवानी बिता दी तब इनको समझ में आया कि एक बोझ लेके घूम रहे थे, और बुढ़ापे में इनको बोझ उतार के बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। अरे मकसद इनको साफ पता है कि कांग्रेस का ग्राफ कम गया, वहां जीतने के चांसेस है नहीं, इनको सीट मिला नहीं, इनका टिकट काट दिया, तो चलो दूसरा रास्ता देखते हैं। और 3-4 पार्टियां हैं ही भारतीय जनता पार्टी के साथ, कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जाएगा, पड़े रहेंगे वहां सेटिंग वेटिंग करके, पैसे हैं इनके पास, टिकट भी ले लेंगे आज न कल। तो ऐसे नेता जनता का भरोसा क्या जीत पाएंगे? नहीं तो कब जीता है, मतलब हार तो रहे हैं ना। 2014 हारा, 2019 हारा, एक बार तो इनको गोविंदा ने हरा दिया था। अब खैर छोड़िए वो सब बात। अब दूसरा पक्ष आ गया जो महायुति है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। सबसे पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे अपनी पूरी पार्टी गंवा चुके हैं। अब जो बच गए हैं वो है संजय राउत, इनके बेटे आदित्य ठाकरे या खुद उद्धव ठाकरे। और इनकी स्ट्रेंथ क्या है कि सिर्फ बाला साहब ठाकरे के बेटे। अभी आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र के नेता कि ट्विटर पे ये सरकार चला रहे, मतलब कि ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं, जमीन पे एक प्रचार करने अभी तक नहीं उतरे ये इतने दिनों में। तो 3 स्टार प्रचारक संजय राउत, वो रोज सुबह सुबह उठ के एएनआई की एक बाइट देता है जिससे उद्धव ठाकरे को नुकसान होता है। एक बेटा है जो कि पता नहीं सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में फंसा हुआ है, अब 20 तरह के केस उस पे हैं, खुद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के पटल पे आके खड़ा कर दिया। और तीसरे उद्धव ठाकरे हैं, उजड़ी सल्तनत के बादशाह। किसी जमाने में बाला साहब ठाकरे ने पूरी सल्तनत सौंपी थी, सब कुछ गवा दिया, सिर्फ महल में बैठ के देख रहे हैं कि अभी भी मैं राजा हूं या नहीं हूं। तो बची खुची शक्ति के साथ शिवसेना है जो कि इन्हें नहीं जिता सकती थी। दूसरी बात है ये कांग्रेस। कांग्रेस की हालत यह है कि इसके जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे सब छोड़ के आ गए हैं इधर, मोटा मोटी लगभग उन्होंने नाना पटोले को दे रखा है कांग्रेस। और उनकी एकमात्र स्ट्रेंथ है कि गांधी परिवार के साथ उनकी बहुत बनती है, और रोज शरद पवार की पार्टी के साथ तू मैं करते हैं। तीसरी पार्टी बच गई शरद पवार, जो कि बाप बेटे की पार्टी बच गई। इनका भी सारा खजाना लेके अजीत पवार उड़ गए। अब 80-85 साल का एक बूढ़ा अपनी बेटी को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। अब इनकी बेटी जहां से खड़ी होती थी, पता चला कि अजीत पवार ने अपनी वाइफ को वहां से उतार दिया है। और दोनों बाप और बेटी वहां पे मेहनत कर रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र जय भाड़े, पहले अपना एक परिवार का एक बेटी को तो जिता सकें। अरे नहीं जिता सकेंगे तो कल देखिएगा ये राज्यसभा चले जाएगी, अजीत दादा हैं ही, पार्टी फिर से विलय, एक हो जाएंगे। स्टिल हो गई हूं। देखिएगा एक कैसे होते हैं। पर अगर इस बार रिजल्ट आया और शरद पवार की पार्टी नहीं जीती और सुप्रिया सुले अगर हार गई अजीत पवार की वाइफ के हाथों, तो देख लीजिएगा कि कैसे परिवार एक होता है या नहीं होता है। मान लेंगे कि मेरा परिवार का नेता यही है, अगला वंशज यही चलाएगा हमारे राजनीति को। तो ये दूसरा हो गया महायुति। अब तीसरी ओर आई है भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर थी आज से 1.5 साल पहले तक, खास करके जब महायुति की सरकार चल रही थी। उसके बाद बहुत मेहनत की इन्होंने पहले शिवसेना के सारे लोगों को अपने साथ लाया, फिर शरद पवार के सारे लोगों को अपने साथ लाया। मतलब कि सिर्फ टॉप को छोड़ के, मतलब कि अगर बिल्डिंग 3 मंजिला है ना, तो समझिए कि नींव खींच ली और ऊपर का टॉप फ्लोर छोड़ दिया। तो अब वो बिल्डिंग रहने लायक है या नहीं रहने लायक है, वो महाराष्ट्र के लोग समझेंगे। कार्यकर्ता इधर, सेकंड थर्ड जो रैंक के लीडर इधर, अब टॉप पे सिर्फ पवार बैठे हुए हैं उस गिरे हुए खंडर पे। और बेटी को कह रहे कि एक दिन बेटी तुमको नेता जरूर बनाए, कम से कम लोकसभा जरूर भेजेंगे, तुम मुख्यमंत्री तो बनोगे नहीं पर लोकसभा जरूर भेजेंगे। और सारी कवायद सिर्फ इसी बात पे है कि बेटी को कैसे लोकसभा भेजे। अब बेटी को फंसा दिया उन्हीं के भाई ने। तो महाराष्ट्र की राजनीति अभी ऐसे चल रही है। फिर भी बहुत सारे जो सर्वे करने वाले हैं उनको यह नहीं पता है कि इतने सारे लोग आए हैं, इधर गए हैं, तो जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता किसके साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ
कि उद्धव के साथ, अजीत पवार के साथ कि शरद पवार के साथ? तो उसका उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे ही अजीत पवार आए, शरद पवार के स्ट्रांग होल्ड वाले इलाके में पंचायत चुनाव हुआ था। अजीत पवार की पार्टी बम्पर जीती थी उस जगह से भी जहां शरद पवार खुद चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिला के नम्रता, कहानी यह है कि सबसे पहले जनता की नब्ज अगर कोई समझता है तो नेता समझते हैं। अगर नेता देखना पड़ता है सबसे पहले कि किस ओर जा रहे हैं। अगर सारे नेता महायुति को छोड़कर इस तरफ आ रहे हैं, यानी बीजेपी में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में, तो समझ जाइए कि उनको अपने यहां की हवा का सबसे पहले अंदाजा है। तो संजय निरुपम भी उसी की कड़ी हैं। संजय निरुपम भी नेता हैं, इनको भी फीडबैक मिलता होगा, ये ग्राउंड समझते हैं। और तमाम नेता, अशोक चौहान से लेके संजय निरुपम और उद्धव ठाकरे अपने महल में बैठ के गालियां देते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संजय निरुपम कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, प्रियंका गांधी तक पर वो अब तंजबाजी कस रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो दांव संजय निरुपम ने लगाया है ये उनके लिए सही साबित होगा या फिर कांग्रेस के लिए। आप संजय निरुपम और इन जैसे नेता जो इस वक्त कांग्रेस का साथ छोड़ रही हैं या तो बीजेपी में जा रही हैं या अपने लिए रास्ता नया ढूंढ रही हैं, उनको लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।